नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वैसे तो आप हमें दूरदर्शन पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे थोड़ा आपको अचंभा लगेगा। बहरहाल मैंने यहाँ कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की हुई। दरअसल दिल दोस्ती के जो पूरी टीम है वो इस वक्त हमारे साथ आई हुई है, यहाँ पर है। और मैं इस समय प्रयाग में हूँ महाकुंभ को लेकर। और इनकी इच्छा थी कि मैं इनसे बात करूँ, तो मेरी भी इच्छा हो गई कि मैं इनसे बात करूं। और वैसे भी जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, जब न्यू कमर्स की बात आती है, तो मन इसलिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है अब रोजगार प्रदाता बने, तो इसीलिए है। तो बताइए शिल्पी जी, कैसी हैं आप। शिल्पी जी नाम है इनका, आप तो इनके देखते ही होंगे। बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आप हमारा इंटरव्यू करने आए हुए हो, लेकिन मैं अब आपका इंटरव्यू करता हूँ। ओके सर। आप अपना नाम बताओ और अपने बारे में बताओ, और कैसा एक्सपीरियंस है आपका दिल दोस्ती के बारे में। सर मेरा नाम शिल्पी पाठक है और मैं अभी दिल दोस्ती पॉडकास्ट में, ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट है जो मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। तो जब आप हमारे पास आ रहे थे पॉडकास्ट करने के लिए, तो आपके जहन में क्या चल रहा था। आप क्या सोच रहे थे कि क्या पूछेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या सवाल होंगे। था कि मैं मीडिया से बारे में पूछूंगी और आपके चैनल के बारे में पूछूंगी और आपका परिचय लूंगी। पहले तो परिचय वाला स्टेप पहला स्टेप होगा। अच्छा। हाँ जी। अब मैं आपके तमाम दर्शकों के सामने मुखातिब हो रहा हूँ, और मेरा नाम मनीष बाजपेयी है। मूलतः मैं रहने वाला कन्नौज उत्तर प्रदेश का हूँ, और पिछले 2 दशक से ज़्यादा देश की राजधानी, देश के दिल कहे जाने वाले दिल्ली में हूँ। और कई सारे चैनल्स में मैंने काम किया है। शुरुआत जैन टीवी से होती है, उसके बाद में सहारा आता हूँ, लाइव इंडिया आता हूँ, न्यूज़ एक्सप्रेस आता हूँ, इंडिया टीवी आता हूँ। अभी वर्तमान समय में मैं दूरदर्शन समाचार को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ 2017 से। इसके अलावा कई सारे सामाजिक संगठन हैं, कई सारे अलग सामाजिक काम हैं जिनमें मैं लगातार जुड़ा रहता हूँ। और हाँ, आकाशवाणी में भी जाना आना होता रहता है। कई सारे जगहों पर आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको मैं ट्रेनिंग भी देता रहता हूँ। लोग आते हैं तो मैंने कहा ठीक है चलिए। तो इस तरीके से ये छोटा और संक्षिप्त परिचय है। और जो वर्तमान समय में मेरा उत्तरदायित्व है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही विजनरी प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो उस कार्यक्रम को मैं देखता हूँ, बनाता हूँ। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है उसको कैसे हम विजुलाइज करें, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, मेरा प्रयास सिर्फ उसी में रहता है इस समय। जी शिल्पी बताएं। सर तो पहले आप मुझे अपने चैनल के बारे में बताइए कि मतलब ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई। बचपन से आपका एम था या फिर ऐसे आपने स्टार्ट कर दिया। मुझे लगता कि बचपन से मेरा ये तो एम नहीं था कि मैं टेलीविज़न में जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा लगता रहा। और मैं अपने माता पिता से भी ये बात कहता था कि मतलब मैंने कभी सरकारी नौकरी के बारे में कभी नहीं सोचा, और ना आज भी मेरी ख्वाहिश है कि कभी मैं ऐसा होता। मैं जो हूँ, मैं ये मानता हूँ कि परमात्मा ने बहुत ही सर्वोत्तम जो कृति बनाई होगी उसमें से मैं एक शामिल रहा हूँगा। मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ, और मैं परमात्मा का बड़ा शुक्रिया हमेशा हर क्षण हर पल अदा करता हूँ कि उसने मुझे बहुत अच्छा बनाया है। जो मेरा प्रोफेशन है, मैं बचपन से बोलने का बड़ा शौकीन था शिल्पी। और ऐसा होता था कि हमारे जो टीचर्स, जब मैं प्राइमरी एजुकेशन में था तब भी, जब मैं मिडल में आया तब भी, और जब मैं अपनी जो ग्रेजुएशन में आया तब भी, और आफ्टर ग्रेजुएशन भी, लगातार हमारे टीचर्स कभी हमसे ये नहीं पूछते थे कि मनीष आपको उस कार्यक्रम में जाना, बल्कि हमारा नाम लिखवा देते, बता दे मनीष वहाँ पे आज ये सम्मेलन हो रहा है, आपको यहाँ बोलना है। तो वो था, ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से थी। और आज भी मेरे माता पिता जब कहते तो वो यही कहते हैं कि बेटा तुम बोलने के ही खा रहे हो और कुछ नहीं है। तो एक मजाक की बात थी, लेकिन ये है कि बस उसको परिमार्जित करता चला गया मैं, उसको थोड़ा सा अच्छा करता चला गया मैं। थोड़ा सा जो अपना विषय होता है उसको पढ़ता हूँ गंभीरता से, उसके बारे में थोड़ा मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, और उसके बाद उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में कर रहा हूँ वो दूरदर्शन का मैं कह सकता हूँ, या दूरदर्शन का नहीं बल्कि टेलीविज़न जितने भी चैनल्स उनमें एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको आप जब भी आप देखेंगे तो आपको उसमें नयापन लगेगा, कुछ नई जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे बहुत सारे सूत्र हमारे पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में पड़े हैं, जो कि आप एक चीज़ देखते हो, आप प्रयाग में खड़े हुए हो और आप तमिलनाडु की याद करते हो, आप प्रयाग में खड़े हुए हो तो आप काशी की याद करते हो, आप प्रयाग में खड़े हुए हो तो आप गुजरात की याद करते हो। इन सूत्रों को जब मैं पिरोता हूँ तो मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ, इनके बारे में समझता हूँ, कैसे एक सूत्र जो है पूरे देश को जोड़ रहा है।
और वो चीज़ मैं प्रोग्राम के उसमें पेश करता हूँ। तो बस इसीलिए महाकुंभ में आना हुआ, और महाकुंभ के बारे में सब कोई जानता है। बताइए शिल्पी। सर ऐसा भी होता है कि न्यूज़ में जैसे छोटा सा कंटेंट है, किसी की फाइट हुई, तो न्यूज़ में दिखाते हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ये सच है या फिर ऐसे कई सुनी बातें रह जाती हैं? शिल्पी, बहुत अंतर मन से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पहली बात तो मैं नकारात्मक चीज़ों को देखता नहीं हूँ। कोई भी एक इंसान है, अगर उसके अंदर कोई नकारात्मक गुण है तो मैं उसको नहीं देखता हूँ, उसके सकारात्मकता को देखता हूँ। माफ़ करना, आज की खबरें जिस तरीके से चलती हैं प्राइवेट चैनल्स पे, मैं उनसे बहुत सहमत नज़र नहीं आता हूँ। मुझे लगता है कि आज 20 से 25 साल होने आ रहे टेलीविज़न में मुझे ही, और हत्या, बलात्कार, ये कत्ल हो गया, वो कट गया, ये सब हम दिखाते दिखाते सुबह सुबह 5 बजे खोलो तो पता लगा रात में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ना तो इस समाज से व्यभिचार कम हुआ है, ना इस समाज में अत्याचार कम हुआ है, ना इस समाज में भ्रष्टाचार कम हुआ है। हर दूसरे दिन आपको नए नए बाबा दिखेंगे, हर दूसरे दिन नए नए आश्रम दिखेंगे, हर दूसरे दिन 5 मिलियन और 6 मिलियन के फॉलोअर्स दिखेंगे आपको। लेकिन कोई बाबा ये नहीं कह सकता है कि पिछले 2 साल में ही 2% अत्याचार कम हो गया है, पिछले 2 साल में इतना भ्रष्टाचार कोई नहीं कह सकता है। तो इसलिए अपने स्तर पर रह के आप सकारात्मकता को देखिए, और इसीलिए शायद मैंने अभी अपने आप को जो खबरें चल रही उससे अपनी अभी दूरी बना के मैं सिर्फ भारत की बात बताता हूँ, भारत की बात कहता हूँ, और कितना सुंदर है हमारा ये भारत, मैं उसके बारे में अपने आप को आत्मसात करता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ। नहीं होता है ना कि न्यूज़ में अभी फ़िलहाल में जो केस चल रहे हैं कि एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई डेथ हो जा रही है, किसी वाइफ, तो हमेशा लड़कियों को बदनाम करना या फिर लड़कों को, ये सारी चीज़ें मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखाया जाता है? टीआरपी पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इस टीआरपी ने बहुत नुकसान किया है हमारा। और खबर को खबर के अंदाज में दिखा दें, ठीक है, खबर ज़रूरी है, एक्सीडेंट हुआ है, खबर दिखाना ज़रूरी है, हाँ, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर दिखाना और उसको अतिरेक कर देना, वो अतिरेक कर देना। 2 लाइन की खबर है कि भैया यहाँ पे ऐसा हुआ है और रात में इनका कत्ल हो गया है और 4 लोग इसमें उनका कत्ल हुआ, बस खत्म हो गई बात। लेकिन अब उसके पीछे जो उसका पोस्टमार्टम होता है, फिर उसको इतना बढ़ाते हैं कि ओह, तो वो सब चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क को गंदा करती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और दूरदर्शन समाचार इन मामलों में बहुत अच्छा है, और शायद इसीलिए हमारा और दूरदर्शन समाचार का बहुत अच्छा साथ चल रहा है। दूरदर्शन समाचार मतलब तब भी प्रासंगिक था जब इस देश में कोई और चैनल नहीं हुआ करता था, और दूरदर्शन समाचार, तमाम वो लोग जो आपके इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन मस्तिष्क को आप साफ रखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सुकून और शांति चाहते हैं, अगर आप वाकई खबर देखना चाहते हैं, अगर आप वाकई भारत को देखना चाहते हैं, अगर आप वाकई भारत की क्या रक्षा नीति है, क्या विदेश नीति है, क्या भारत की आर्थिक नीति है, क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वाकई जन जन के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं, अगर वाकई आप इनको देखना चाहते हैं तो आप फिर आप दूरदर्शन समाचार देखिए। और इसीलिए, और रही बात टीआरपी की, तो टीआरपी के 8, 10, 15, 20, 100, 200 जो भी मीटर्स लगे हों, आई डोंट नो एग्जैक्टली फिगर की क्या है, तो उनसे टीआरपी मापी जाती है, और वो भी कोई बहुत विश्वसनीय नहीं है। और हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता। हम दूर दराज के इलाकों में हैं, हम समंदर की कहना चाहिए जो टापू बने हुए हैं वहाँ तक हम पहुँचते हैं, हम गांव में पहुँचते हैं, इसलिए हमारी रीच हर घर तक, हर जगह पर है। और शायद अगर रीच के मामले में देखा जाएगा तो हम नंबर 1 ही होंगे आज तक भी। तो आपने दूरदर्शन कब से ज्वाइन किया है? मतलब इससे पहले भी गई थी या सिर्फ दूरदर्शन में ही? मैंने जून 2017 में दूरदर्शन समाचार को ज्वाइन किया है। उससे पहले मैं एक क्षेत्रीय चैनल को हेड किया करता था। उसके पहले मैं न्यूज नेशन से पहले एक चैनल था, है बल्कि इंडिया टीवी है, उसमें मैं था। तो ऐसे कई जगहों पर मैं काम करता था, कई सारे चैनल्स हैं, तो एक लंबी यात्रा है। सर मुझे आप अपने मीडिया के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपका कोई ऐसा मीडिया पे हुआ, न्यूज़ पे, कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको अभी तक याद हो? आपने जब ये सवाल किया है तो मुझे लगता है कि एक पत्रकार का जीवन ना फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस ही होता है। पुलिस और पत्रकार, क्यों, पुलिस को भी पता नहीं कौन कौन सी स्थितियों से जूझना पड़ता है, और पत्रकार को भी। तो अब तो खैर काफ़ी लंबा अरसा हो गया। एक संवाददाता के तौर पर कई बार हमने रात की रिपोर्टिंग की हुई है, ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जो कि शायद ये आँखें देखना नहीं चाहती हैं, और ऐसे तमाम एहसास हैं। मतलब
बहुत सारे वाक़े आपने सवाल कर दिया तो पूरा 25 साल का जो हमारा कालखंड है वो हमारे आंखों के सामने आ गया। कई सारे अनुभव है शिल्पी, और मुझे लगता है कि एक सीरीज़ है एक्सपीरियंसेस की कि वो कहाँ से बताएं। मैंने आपसे ये भी एक जिक्र करता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि जैसे एक माँ के बेटे की हत्या हो गई और उसकी डेड बॉडी उसके सामने पड़ी है, और मेरा भी मन दुखी है, पूरा घर का माहौल ऐसा है, बट आपको काम करना है, आपको ये पता लगाना है कि उसकी माँ का वर्जन क्या है, क्यों अब तक पुलिस नहीं आई है मान लो, और पुलिस अगर नहीं आई है, पुलिस आएगी तो उसको अपने कब्जे में ले लेगी, फिर पुलिस डराएगी धमकाएगी उसकी माँ को, यही बोलना है। तो मैं सोचता हूँ जल्द से जल्द पहला रिएक्शन उसकी माँ का हमारे टेलीविज़न पर रिकॉर्ड हो जाए, ताकि ये तो मालूम चल जाए कि इसकी हत्या हुई या क्या हुआ है। तो वो सवाल पूछना, जब उसकी माँ रो रही है, उसकी बॉडी सामने पड़ी, और सवाल पूछना कितना गंदा लगता है। आप सोचो ना, मतलब नहीं कर पाओगे आप कि एक तरफ बॉडी पड़ी हुई सब लोग, और आपको माता जी आप बताइए कितना गंदा लगता है। वो बोल ही नहीं पा रही होगी, और लेकिन मेरी ज़रूरत है, वो मुझे बुलवाना है उससे। तो वो जो मन की वेदना है, वो जो कश्मकश है, आपके मन का जो अंतर्द्वंद है, उसको महसूस कर पाना शायद हर किसी के बस की बात नहीं। जो उस फेज से गुजर रहा होगा शायद वो इस बात को महसूस कर सकता है। राहुल महाजन का जब तलाक हुआ था, उसकी पहली पत्नी गुड़िया थी, और ये एक बहुत ही ऐसा इंसिडेंस रहा है कि उनकी जो सास, राहुल महाजन की जो सास थी, मैं उस वक्त लाइव इंडिया चैनल में होता था, तो वो लगातार ये बात कह रही हैं कि भाई मुझे बात नहीं करनी है आपसे। वो कह रही, लिटरली वो कह रही कि मुझे बात नहीं करनी है, और बावजूद इसके कि मैंने उनसे आधा घंटा बात की, उनकी पहली लाइन ये थी कि मुझे बात नहीं करनी, और बावजूद इसके कि मैंने आधा घंटा बात की। कैन यू इमेजिन कि कैसे मैंने किया होगा, कैसे मैंने वो शब्द इस्तेमाल किए होंगे, कैसे मैंने उनसे जो बातें कही होंगी, उनके उस रिवर्स में उन्होंने अपनी बातें कही, और बात करते करते वो लगभग आधे घंटे का उनका इंटरव्यू चला। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है। एक इंसिडेंस है 26/11 मुंबई टेरर अटैक, हर कोई जानता है। उसमें एक तरफ जब ताज होटल में लगातार आतंकवादी जो है अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे थे, लोगों को मार रहे थे, और उसी समय मॉर्निंग का सुबह 7 बज रहा था, और हमारे पास में फ़ोन आता है, और वो लाइव हमारा उसका इंटरेक्शन होता है। एक तरफ हमें उसके फ़ोन से गोलियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कमांडो दिल्ली से पहुंच रहे हैं, और इसी तरफ हम आतंकवादियों से बात कर रहे हैं। और मैं खबरें पढ़ रहा था, और खबरें पढ़ने के साथ साथ जब मेरे कान में पीसीआर से आवाज़ आई, मनीष आतंकवादी ऑनलाइन, तो आप सोचो कि उस समय क्या रहा होगा। खैर वो एक लंबा एक्सपीरियंस है। उसके बाद वो में एक्सपीरियंस प्लीज थोड़ा बहुत शेयर वो बहुत लंबा एक्सपीरियंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसके बाद एक लंबा प्रोसेस रहा। फिर जो अजमल आमिर का साहब था जिसको फांसी दी गई, सबाउद्दीन अंसारी और एक और 3 आतंकवादी थे जो कि हमारे सामने खड़े हुए थे, और वो जस्टिस तहलियानी का कोर्ट था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनका जहाँ पे अजमल आमिर का साहब की जो पेशी हो रही थी, वो भी अपने आप में, तो वहाँ पेशी भी हमारी हुई। फिर वो लंबा चलता रहा प्रोसेस। उज्जवल निकम साहब हमारे वकील हुआ करते थे। तो अभी कुछ दिनों तक पहले, अभी मुझे लगता है कि दूरदर्शन में आने तक हमारी पेशी लगातार होती रही उस मामले में। मतलब अब जो भी आतंकवादी की ट्रायल होता है वहाँ मुझे ज़रूर पेश किया जाता है कि आप इसको जानते हैं क्या। तो मैंने कहा कि मेरा क्या गुनाह हो गया। एक बार जब आपके कहते हैं ना कि सिक्योरिटी एजेंसी के उसमें नाम आपका आ गया तो वो टाइप करते हैं और हमको भी सम्मन भेज दिया गया, आप भी पेश हो आके। तो इस बार मैंने कहा निकम साहब से, मैंने कहा माफ़ करो बाबू, हमने कहा कि मुझे जो है गवर्नमेंट जो देती है वो आपको शायद 3rd AC का टिकट देती है आपको आने और जाने का, लेकिन उसमें 2 दिन लगेंगे वहाँ तक जाने में, 2 दिन लगेंगे आने में। इतना टाइम हमारे पास होता नहीं, फ्लाइट का तुम देते नहीं हो। मैंने निकम साहब से कहा, मैंने कहा कि अब हमें मुक्त करो इस जंजाल से। तो लास्ट जो आतंकवादी था जिसके सामने मुझे खड़ा किया गया वो था अबू हमजा। बस हम वहाँ से अभी तक तो हमारे पास कोई सम्मान नहीं आया है फिलहाल। तो ये कब लास्ट था, कौन से ईयर में? अभी मुझे लगता है कि 18-19 की बात रही होगी या 20 की बात रही होगी। तो अब शायद उन्होंने हमें बरी कर दिया कि अब किसी भी आतंकवादी की पेशी होगी तो हमें नहीं बुलाया जाएगा। तो नहीं, अब शायद उन्होंने कह दिया होगा कि नहीं, हमारा प्रोसेस अजमल आमिर का साहब को फांसी मिल चुकी है, सारे वो खत्म हो गए, तो अब शायद हमको नहीं बुलाया जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, मतलब कहाँ तक बताऊँ, बहुत सारे अनुभव हैं। तो बल्कि रोज ही कोई ना कोई अनुभव होता है। जैसे आपने बताया माँ और बेटे का, कि बेटे की डेड बॉडी आके घर के सामने, तो माँ से जब आप बात कर रहे तो उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था? तकलीफ होती है ना, किसी का बेटा चला जाए, किसी घर में कोई ऐसा मिसहैपनिंग हो जाए। आप इंसान है ना, तो पहले तो आपके अंदर इंसानी जो जज्बात हैं वो निकलते हैं ना। आपको प्रोफेशनल क्या है, लेकिन वो आपकी ज़रूरत है प्रोफेशनल। अगर आप वो देंगे नहीं तो वहाँ पे चलेगा क्या, और चलेगा नहीं तो फिर आप तो नौकरी पर आपको रोना है तो आप रो लो ना जाके घर बैठ के, लेकिन अभी तो आपको काम करना है ना पहले आपको।
तो ये हमें करना पड़ता है, ऐसा बहुत जगह होता है। मैंने कई पुलिस वालों को देखा हुआ है, उनकी मुश्किलों को देखा हुआ है। मैंने देखा है कैसे बेचारे, आप सोचो ना, किसी वीआईपी की ड्यूटी लग जाती, 24-24 घंटे, 18-18 घंटे, 12-12 घंटे बंदा खड़ा हुआ है। मैं कई पत्रकारों की दुर्दशा को जानता हूं, जिनके यहाँ बिकॉज ऑफ उनकी व्यस्तता के उनके घर में बच्चे की डेथ हो गई, वो अपने बच्चे को मतलब ढंग से उसकी टेक केयर नहीं कर पाए। यही सोचते रहे कि उसको बुखार होगा, दवाई मिलती रहे, उसको बुखार नहीं, उसको कोई शायद भयंकर बीमारी हो गई और वो इस दुनिया से चल बसा, और पत्रकार महोदय का टाइम ही नहीं मिल पाया। या ऐसे ऐसे पत्रकार मैंने देखे जिनकी जॉब छूट गई, उनका घर मकान बिक गया, सब कुछ हो गया, बहुत परेशानी में रहे, और अभी भी बहुत से लोग परेशानी में हैं। तो ये जीवन जो है ना, वो अनुभव के संसार से समृद्ध है हमारा। जी सर। और चाहे वो आईएएस हो, उसके भी अनुभव पता है, और चाहे एक छोटा सा कर्मचारी हो, उसके भी अनुभव पता है। जो पिकेट पे खड़ा होता है पुलिस वाला, व्यक्तिगत तौर पर उसके अनुभव से भी वाबस्ता हूँ, और जो बड़े बड़े मंत्री और नेता हैं उनके भी अनुभव। तो हमारा अनुभव का संसार बहुत समृद्ध है। तो बताएंगे तो फिर अलग अलग आपको सीरीज करनी पड़ेंगी। सर आप बताइए, जैसे कोई न्यूज़ में आना चाहता है तो आज की यूथ कैसे आएगी? आप पहली बात तो ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में और किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में ना तो डॉक्टर राही मासूम रजा तैयार किए जाते हैं, ना निदा फाजली तैयार किए जाते हैं, और ना ही फणेश्वर नाथ रेणु तैयार किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन भी किसी यूनिवर्सिटी में बनाए नहीं जाते हैं। कहीं बोर्ड नहीं लगा होगा कि हम आपको अमिताभ बच्चन बनाएंगे, 3 महीने कोर्स करिए और अमिताभ बच्चन बन जाइए। दरअसल क्या होता है कि हमारा जो प्रारब्ध होता है, या हमारा जो संस्कार होता है, या हमारा जो एक इनर कॉन्शियस होता है, या एक इनर एबिलिटी होती है, कहते ना कि वो क्या होता है, एक हाँ, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो मेरे साथ तो वैसे ही हुआ था। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं 5th ऑनवर्ड्स में बोलने में बड़ा माहिर था, तो मैं लगातार कभी भी तो वो होता है। तो मेरा ये कहना है कि पहली बात तो एज ए प्रोफेशन इसको अपनाइए मत। आप सोचो कि मुझे पत्रकार बनना है, नहीं, आपके अंदर ही वो गुण अपने आप होगा कि आपको पत्रकार बना देगा वो, और आपके अंदर वो इनर एबिलिटी होगी, तो बस उसको पानी डालते रहिए। जैसे पौधे में पानी डालेंगे तभी फूल आए। आप ये मत सोचिए आप आईएएस बने, आप आईपीएस बने, आप अच्छे ब्यूरोक्रेट बने, आप अच्छे बिजनेसमैन बने, पत्रकार बनना चाहते हैं तब कोई पत्रकार नहीं बन पाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। क्या सोशल मीडिया को आप अच्छा समझते हैं आज के यूथ में? क्योंकि आज के जनरेशन में बच्चे सोशल मीडिया पे ही डिपेंड है। इवन मैं भी हूँ सोशल में, मैं रील्स बहुत चलाती हूँ। जी। और फिर मैं अपनी जो हमारी परंपराएं हैं, जी, अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि किसी भी चीज़ की अधिकता हमेशा खराब होती है, और आज के वक्त में अधिकता हो गई है। सूचना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सूचना का अतिरेक होना हमारे लिए बुरा है। हमारे लिए मनोरंजन अच्छा है। एक ज़माना था जब रविवार को एक पिक्चर आती थी और हम देखते थे और उसका क्रेज़ होता था। अब दिन में 50 पिक्चरें आती होंगी और हम एक भी नहीं देखते हैं। एक ज़माना था जब रात में हम समाचार सुनते थे तो उसका क्रेज़ था कि आज क्या हुआ। अब इतना हो गया है कि हमें हटा यार, सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बेलगाम, बेहिसाब, अनुशासनहीनता, अमर्यादित आचरण, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और मैं इसका पक्षधर हूँ। हालांकि हमारी बात का लोग विरोध करेंगे, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर आप स्वयं अनुशासन में नहीं रह सकते, वैसे अनुशासन का अर्थ ही होता है स्वयं का शासन, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर स्वयं के शासन में आप नहीं रहते हो तो फिर कोई दूसरी आपको एजेंसी आपको लगाम लगाएगी। वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे खुद वो सर्विस प्रोवाइडर हो। कुछ लगाम लगी है, लेकिन अभी बेहिसाब, बेऊल जलूल, कूड़ा कचरा सब आ रहा है और बहुत गंदा है। तो कई महीनों में सोशल मीडिया अच्छा था, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से न जाने कितने लोग ऊल जलूल हरकतें करते हैं। सोचते हैं कि हमने भौड़ा प्रदर्शन करके, वो नाच गा करके और उल्टी सीधी हरकतें करके और मिलियंस, कई बार मर जाते हैं, ट्रेन के किनारे कट जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, छत से गिर जाते हैं रील्स बनाने के चक्कर में। तो मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत से कदम उठाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो कदम उठाए, 18 साल से कम का कोई व्यक्ति अपना यूट्यूब क्रिएट ना करे या सोशल मीडिया को फॉलो ना करे। तो ये चीज इंडिया में भी होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि 18 साल के बाद हो, और उसमें भी कुछ
कैटेगरीज हो कि आप जब YouTube पे अपना सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, और आपकी कुछ ऑथेंटिसिटी हो, जो कि आपके कागज डॉक्यूमेंट्स जमा हो, उसके बाद वहां से आपको एक लाइसेंस मिले, तब जाके आप उसको लॉग इन करें और फिर जाके आप चालू कर पाए, ताकि अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो तुरंत आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। जैसे टेलीविजन और रेडियो को लाइसेंस मिलते हैं और चीज़ों को लाइसेंस मिलते हैं, आपको एक चैनल अपना YouTube खोलने के लिए या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे आपको प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आपने गलत किया तुरंत खट आपका, और 3 साल के लिए आपका लाइसेंस खत्म। नहीं, आज के टाइम में है ना कि इंस्टा पे छोटे छोटे बच्चों का, हाँ, तो वो गलत, बहुत गलत है, बहुत हमने बच्चों को देखा, मैं वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये इंडिया में भी होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि एक यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए और एक उसके ऊपर अंकुश होना चाहिए सोशल मीडिया पे। वैसे अच्छा है, बुरा नहीं, हम बुरा नहीं मान रहे, लेकिन कुछ सर्टेन लिमिटेशन, लिमिट होना चाहिए जी, एज का, कि मतलब आप इतने से इतने में। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट द, मतलब मैंने सारी चीजें बताई है ना कि क्यों, कहाँ, कैसे करना चाहते, क्या पर्पस है आपका, इससे समाज का क्या भला होगा, आप क्यों करना चाहते हो, क्या कंटेंट होगा। आप पर्टिकुलर एक चीज करो ना कि हम एजुकेशन को लेकर खोलना चाहते हैं, हम मनोरंजन के लिए खोलना चाहते हैं। मनोरंजन में भी क्या, गाना है, शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है, क्या है, फोक म्यूजिक है, आप तबला बजाएंगे कि उसमें हारमोनियम बजाएंगे या किसी को सिखाएंगे, सब पर्टिकुलर होना चाहिए ताकि उसकी कैटेगराइज हो ना। तो जिसको हारमोनियम सीखना है तो वो हारमोनियम वाले सेक्शन में जाएगा, जिसको 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 शास्त्रीय गायन सीखना है तो शास्त्रीय गायन वाले सेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से होगा, तभी तो कुछ पता ही नहीं रहता। पता चला हम बैठे हुए कुछ देख रहे थे बाबा का प्रवचन, उस समय पामेला एंडरसन आ गई तुरंत ही, तो वो नाच रही वहां पे। तो पता चला हमने अभी देशानंद गिरी महाराज के प्रवचन सुन रहे थे और तुरंत हमारे सामने पामेला एंडरसन नाच रही। तो बताइए क्या, कितना ज्यादा जंप लगता है हमारे माइंडसेट का। तो ये सारी चीजें मैं आपकी तरफ से तमाम दर्शकों को इस पॉडकास्ट देखने के लिए शुक्रिया अदा कर देता हूँ। नहीं, जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है और ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे आगे बढ़े, तो मैं ये मानता हूँ कि इन प्रयासों को आपका समर्थन ज़रूर मिलना चाहिए, और तमाम कमियों को नज़रअंदाज करके इस भावना के साथ में कि ऐसे प्रयास आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे लोग आगे बढ़ने चाहिए, तो आप दिल से इसको देखिए, दिल से समझिए, और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आप लाइक करिए। और क्या, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, क्योंकि बहुत बहुत कीमती समय हमने आपका लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहुत बहुत शिल्पी आपका, और आशुतोष जो कि कैमरा के पीछे लगे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि ये तो सामने है नहीं और ये मुस्कुरा रहे हैं हमें देख देख के, लेकिन मैंने इनका नाम लिया क्योंकि मैं हमेशा जब भी कार्यक्रम करता हूँ तो मैं अपने कैमरा पर्सन का नाम ज़रूर लेता हूँ। तो इसलिए इनकी भी अपनी मेहनत है, उस मेहनत को भी कहीं ना कहीं समर्थन मिलना चाहिए। तो इसीलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक आए और हमसे बात की। धन्यवाद।